हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सुडूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए पेपर से पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज 21 अप्रैल हो चुका है। पेपर की शुरुआत 27 अप्रैल से होने जा रहा है। तो हमारे पास केवल 6 दिनों का समय बाकी है। तो हम लोग ये टारगेट बनाकर चलेंगे कि इस 6 दिनों में कम से कम 12 पेपर को हल कर लें, जिससे हमारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आए और इस पेपर में हमारा अच्छा स्कोर भी होगा। यदि हमारा इस पेपर में अच्छा स्कोर होगा तो हमारा रियल पेपर में भी अच्छा स्कोर होगा। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले यदि हम लोग कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रीवियस ईयर का और उसमें अधिक स्कोर होता है तो अपने आप अपने रियल पेपर में हमारा अच्छा स्कोर होता है, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में। तो इसलिए साथी आज से हम लोग इस पेपर की शुरुआत करेंगे और एक दिन में 2 पेपर को डिस्कस करेंगे। एक देखिए सुबह 8 बजे पेपर होगा और एक रात 8 बजे पेपर होगा। सुबह 11:30 बजे अपनी क्लास होगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। ओके, तो साथियों इस पेपर में हम लोग 75 सवाल को डिस्कस करेंगे और आप सभी का यही टारगेट होगा कि आप इन 75 के 75 प्रश्नों को सही करें और उसे तैयार कर लें, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में। ओके साथियों, तो एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होने वाला है। तो इस पेपर को हम लोग 1 घंटे के बजाय मुश्किल से 30 मिनट में समाप्त करेंगे, यानी आधे घंटे में पेपर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी को एक टारगेट देंगे, जीके में 20 में से कम आप लोग 14 से 15 सवाल सही करें पहले पेपर में, और हिंदी में 20 में से कम 15 से 16 सवाल आप सही करें। रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप लोग 14 से 15 सवाल सही करें। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो समझिए आप अपने रियल पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो 12 पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पेपर सुबह 8 बजे, टाइम याद रखिएगा, और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी जो पेपर से पहले पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, देखते हैं भाई कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, अपनी तैयारी और भी अच्छी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कश्मीर के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? कश्मीर के कौन से नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? बच्चा नगमा, भांड, कूद या रऊफ? जो ये रऊफ है ये कश्मीर की महिलाओं द्वारा किया जाता है नृत्य। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में किस शहर में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? तो वर्धा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी था? कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी था? तो वो उज्जैन था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले एग्जाम के लिए। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? तो लिबरलाइजेशन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कितने गज की होती है? तो 12 गज की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की यह आत्मकथा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों आप भी सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और आपको हर एक सवाल में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसलिए भाई आप सभी प्रश्नों का उत्तर करेगा, चाहे आपसे प्रश्न सही हो या गलत हो, लेकिन आपको उत्तर करना है। ठीक है, कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी और किसे मिला? कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी और किसे मिला था? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल है?
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य, इसमें कितने किले शामिल हैं? तो पूरे 12 किले शामिल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 के खिताब किसने जीता? बताएंगे आप लोग। महिला जो प्रीमियर लीग होता है WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो HDI मान क्या था भारत का 2025 में? तो 0.685 था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये आप अपने पास सिलेक्शन वाले प्रश्नों को मंगा लीजिए भाई, क्योंकि इसमें आप सभी का सिलेक्शन वाले प्रश्न ऐड हो चुका है। जीके जीएस पूरा कंप्लीट आप सभी को मिलेगा, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट, इंग्लिश प्लस हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको इस PDF मिल जाएंगे, करंट अफेयर पूरा 1 साल का, रीजनिंग पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ, मैथ्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। यदि आप इसे पढ़कर अपने पेपर में बैठ जाते हैं तो लगभग आप 90 से 95% सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करके आएंगे। आपका शिफ्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप जानते हैं 50 लाख स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 27 अप्रैल से 30 मई के बीच में, तो कंपटीशन हाई होने वाली है। तो आपको वो सवाल पढ़ना है जो पेपर में आए। ओके, आपको टाइम वेस्टिंग वाला सवाल नहीं पढ़ना है, इजी सवाल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि SSC दिन पर दिन अपने सवालों का लेवल बढ़ा रही है, अपडेट करिए, तो सारे अपडेटेड प्रश्न आपको इस PDF मिलेगा। इसके अलावा 1000 क्वेश्चनों का अलग से टेस्ट हम आपको देंगे। नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके इसे अपने पास PDF मंगाना है, लेकिन आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये स्पेशल ऑफर आपकी एग्जाम तक चलने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले अपने पास मंगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान संशोधन के तहत इस्तीफा दिया? बताएंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया? ये सवाल पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल पेपर में बन सकते हैं। जो हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान यानी किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? तो अनुच्छेद 67A के तहत दिया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो द्वितीय यानी दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसी द्वारा किया गया था? संशोधित मिश्रित अर्थव्यवस्था अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए किस समिति या एजेंसी द्वारा किया गया था? तो ये सी रंगराजन समिति के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो पंडित ब्रिज भूषण काबरा ने बनाया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा लोकनृत्य गोवा राज्य से संबंधित नहीं है? जैसे दशावतार ये गोवा संबंधित है, देखनी भी गोवा से, धनगर ये भी गोवा संबंधित है, लेकिन जो घुमरा है ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य है? तो इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य है? तो केदारनाथ साहू है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल जैसे ऑप्शन भी आपको सेम मिलेगा, ऑप्शन में कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, गुप्त काल में किस देवता का उल्लेख लोकार्क के रूप में मिलता है? बताएंगे आप सभी लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? गुप्त काल में किस देवता का उल्लेख
लोकार्क के रूप में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता जी की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। सरकार द्वारा व्यय में कमीकरण, निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा व्यय में कमीकरण, निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? तो बहिर्गमन बोलते हैं, यानी क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया जो ब्लैक कार्ड होता है वो क्या इंगित करता है? यानी जो रेफरी द्वारा ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है किसी प्लेयर को, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अयोग्यता हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। 2024 के लिए आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? यानी कितने परसेंटेज का बेरोजगारी दर है? तो 4.2% का। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। किसने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की है जिसमें 20 देश भाग लिए थे? तो साथियों बताइए, किसने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की है जिसमें 20 देश भाग लिए थे? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य ने किया था। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? तो 13.04% का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 24 नंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताइए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नावी मुंबई में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मासाकी काशीबिरा को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 26 नंबर को। कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली विधानसभा है? कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली विधानसभा है? तो दिल्ली विधानसभा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो साथियों, किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत देश बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मतदाताओं को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान किया गया था? तो साथियों, किस अधिनियम के तहत मतदाताओं को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का ये प्रावधान किया गया था? तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, आप साथी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, भारतीय विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए क्या उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था? यानी किस फसल को उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था? तो याद रखिए, कपास उगाने के वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में बजट की प्रणाली किसके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था? भारत में बजट की प्रणाली किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। झारखंड को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य किस वर्ष में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था? तो साथियों, झारखंड को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य किस वर्ष में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 2000 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था, ये याद रखिए, जो कि वो भी अस्तित्व में आया था 2000 में ही। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, 32 को। पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन लगभग कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 425 से 475 ग्राम होता है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग मिडिल वेट वर्ग में देश का प्रथम पदक किसे मिला है? ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग मिडिल वेट वर्ग में देश का प्रथम जो पदक है वो किसे मिला है? तो विजेंद्र सिंह को, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या है? पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या है? तो 13 मीटर इंटू 10 मीटर है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की यह इकाई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की यह इकाई है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? तो साथियों सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री जी को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक से संबंधित है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक को किसने विमोचन किया? तो भगत सिंह जी ने, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए 38 को। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? संविधान का जो अनुच्छेद 19 है सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? तो पूरे 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? तो साथियों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। अब देखिए हम लोग हिंदी के सवालों को डिस्कस करेंगे। इस बार टारगेट हमारा यही होगा कि हिंदी पूरे 20 के 20 सवाल सही करें पेपर में, एक भी सवाल गलत ना हो हिंदी में। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। गौड़ का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो गौड़ का विलोम शब्द की बात करेंगे तो प्रमुख बनेगा, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदा एक सी स्थिति बने रहना, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से मुहावरा पांव उखड़ जाना इसका क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पांव उखड़ जाना तो क्या बनेगा? पराजित होकर भाग जाना, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन से विकल्प तनु शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। तो बताइए तनु शब्द का अर्थ प्रस्तुत कौन सा विकल्प नहीं कर रहा है? जैसे तनु शरीर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लेकिन बीमार नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन करिए, तो कौन सा होगा? तो अज होगा ब्रह्मा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो अध्यापिकाएं होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनीत होना सभी के बस की बात नहीं है, तो विनीत का पर्यायवाची का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सुशील, यानी सुशील होना सभी के बस की बात नहीं है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे आगे रहने वाला, तो साथियों सबसे आगे रहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अग्रणी बोलेंगे, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी प्रागैतिहासिक कैसे लिखा जाता है? तो प्राज्ञ, एक सेकंड भाई, प्रागैतिहासिक, तिहासिक ऐसे लिखा जाता है भाई। प्रागैतिहासिक तो कौन सा लिखा है? तो देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से असंगत युग्म कौन सा है भाई? बताएंगे आप लोग। तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों में से असंगत युग्म जो अख आखर, देखिए जैसे जो अक्षर है आपका आखर, ये तद्भव शब्द है भाई,
इनका तत्सम अक्षर क्या होता है भाई? ये तो एक दूसरे के क्या है भाई? अपोजिट है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अख आखर है ना, ये क्या है? तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह काम स्वयं, स्वयं कैसे लिखा जाता है भाई? स्वयं ऐसे लिखा जाता है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। मित्र के चुनाव की किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है? तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो साथियों कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, याद रखेंगे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी भारतीय भगवत गीता के से परिचित हैं, बताइए क्या फील होगा? यानी सभी जो भारतीय भगवत गीता के क्या है? महात्म्य से परिचय है भाई, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या बनेगा, बताएंगे? तो वैभव होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है भाई? देखकर बताइए। तो उत्तरदायी गलत है, ऐतिहासिक गलत है, उत्कर्षता गलत है, तो एक का बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 57 नंबर को। आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। स्वयं कौन सा भाई इसमें सर्वनाम का प्रकार है? तो निजवाचक सर्वनाम भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 58 को। अशक्य के लिए वाक्य खंड चुनिए। अशक्य के लिए एक वाक्य खंड चुनिए, तो क्या हो? जो कभी ना हो सके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? लोटा, अनार, चाट या भिंडी, बताइए। तो इसमें देखिए अनार, ये भाई विदेशी शब्द है। अनार जो है ना, जो हम लोग अनार कहते हैं ना, विदेशी शब्द है, देशज शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला को देखिए, 60 नंबर को। मुझे आपकी नीतियाँ ठीक नहीं लगी। रेखांकित पद का एक वचन रूप क्या होगा? तो नीतियाँ का एक वचन क्या होगा सर? ये नीति होगा, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए। तो साथियों अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग और मैथ के सभी प्रश्न आप अपने से सही करेंगे, एक भी सवाल आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट देखिए, यदि कंबाइन को 7 और ब्लॉक को 7 है, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है फैब्रिकेबल के बराबर होगा? जैसे कंबाइन है COMBINE, कंबाइन का कोड 7 लिखा है। BLOCK, ब्लॉक को 7 लिखा है, यही लिखा है भाई। कैसे आया होगा बताइए आप लोग? इस सवाल का राइट आंसर आप सॉल्व करके बताएंगे अच्छी तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त ये। जैसे अक्षर को गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर भाई, 7 लिखा भी है, लेकिन ब्लॉक को तो भी 7 लिखा है, कैसे हो सकता है ये? यानी कि अब हम हर एक अक्षर का कोड करके थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे C3 O15 M13 B2 I9 N14 E5, जोड़िए सबको। 3 15 18, 18 3 31, 31 2 33, 33 9 42, 42 2 56, 56 5 61। अब 61 से हमें 7 बनाना है, तो साथियों इसमें आप दिमाग क्या लगा सकते हैं? आप 61 को ब्रेक करिए, 6 + 1 करिए, 7 बन सकता है। अब ब्लॉक को भी 7 लिखना है, तो पहले तो हम हर एक अक्षर का कोड करके जोड़ते हैं, पहले देखते हैं। B2 L12 O15 C3 K11, देखिए 2 12 14, 14 15 29, 29 3, 29 3 32, 32 11 43। अब 43 को ब्रेक करिए, 4 + 3 करिए, देखिए 7 हो जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो जा रहा है। इसमें हर एक अक्षर का कोड किया, उसको जोड़ा है, जब टोटल जो आया है ना उसको ब्रेक करके जोड़ दिया है भाई। जैसे 61 आया तो 6 + 1 कर दिया,
ब्लॉक को जोड़ने पे 43 है तो 4 + 3 कर दिया। तो इसी प्रकार फैब्रिकेबल है भाई, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ाई से हमें हल करना पड़ेगा भाई। फैब्रिकेबल FABRACABLE, तो हर एक अक्षर का कोड करिए E5 L12 B2 A1 C3 I9 R18 B2 A1 F6, जोड़िए 6 1 7 7 2 9 9 18 27 27 9 36 36 3 39 1 40 40 2 42 42 12 54 54 5 59 तो आया भाई। 59 को ब्रेक करिए, 5 + 9 करिए 14। कितना आसान है भाई, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। SPL का रिलेशन HRO है, तो KFQ का रिलेशन क्या बनेगा बताइए। सभी दोस्त हल करेंगे। देखिए SPL इसका कोड HRO है, तो दोस्त मेरे बताइए, जैसे हर एक अक्षर का कोड करिए, S19 P16 L12 O15 R18 H8 है ना। तो दोस्त मेरे 12 15 ये +3 हो गया। अंतिम से देखिए 16 से 18 +2 हो गया। ये +1 है क्या? नहीं है। नहीं, ये तो देखिए अपोजिट किया भाई। आपको याद होगा तो यस का उल्टा क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी कि पहला अक्षर में अपोजिट देखिए क्या है, दूसरे और तीसरे में +2 और +3 किया है। यही रिलेशन हम लोग जो हमसे पूछा इसमें लॉजिक लगाएं कि पहले अक्षर का अपोजिट कर ले और लास्ट के 2 अक्षर में +2 +3 करके कोड कर लेते हैं। किया जाए, देखिए जैसे KFQ, तो K का अपोजिट क्या होता है? K होता है 11, 27 में से 11 घटाएंगे 16, 16 पे कौन आता है? P आता है। और F होता है 6, Q होता है 17, +2 इसमें करते हैं +3 इसमें करते हैं। 6 में 2 जोड़ें 8, 8 पे H हो जाएगा। 17 3 20, 20 पे कौन हो जाएगा? T होगा, यानी PHT दिया। क्या PHT? पहला ऑप्शन बिल्कुल दिया भाई। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें लॉजिक तो काफ़ी अच्छा लगाया था। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बन के आएगा? उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्वरोचित होगा। औंस का किलोग्राम है, तो क्वाड का क्या बनेगा रिलेशन? तो साथियों याद रखिएगा, जो औंस होता है वो भार की एक इकाई है। औंस जो है ना वो भार की एक इकाई है, और किलोग्राम भी भार की इकाई है। तो यहाँ पे क्या होगा? औंस किलोग्राम एक इकाई, क्वाड क्या बनेगा? तो ये भी किसका है? इकाई, लीटर का है। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व देखिए 64 नंबर को। एक निश्चित गुण भाषा में ब्लिस को 56 और फोर्ड को 39 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी गुण भाषा में 10 को कैसे लिखा जाएगा बताइए। जैसे दोस्त मेरे ब्लिस BLISS, इसका कोड 56, जोड़िए B2 L12 I9 S19 S19, सबको जोड़िए भाई। 2 12 14 14 9 23 23 19 कितना 42 42 9 61 61 आया, लेकिन 66 है। अब देखिए ब्लिस में 5 अक्षर हैं, ब्लिस में 5 अक्षर है, तो 61 में से 5 घटा दीजिए तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ब्लिस का पहले हर एक अक्षर का कोड किया है, टोटल क्या जितना अक्षर उसमें से उतना माइनस किया है। अब फोर्ड को भी चेक करिए, FORD, फोर्ड को 39 लिखा है ना, F6 O15 R18 D4, 18 4 22 22 28 28 15 43, तो 43 है। देखिए फोर्ड में 4 अक्षर है, तो 4 को माइनस कर दीजिए 39 बन जाएगा। क्लियर? यानी हर एक अक्षर का कोड, उसका टोटल जितने अक्षर उसमें से माइनस। तो टेंड का कोड पूछा है, TENT, बताइए T20 E5 N14 T20, 20 20 40, ठीक है 40 5 45 45 14 59 होता है। 59 में से अब 4 अक्षर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टेंट में 4 अक्षर है, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर भाई, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। सॉरी 64 आया भाई, एक बार फिर से। ये तो पंखा ब्लेड से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार घड़ी किससे संबंधित होगा? पंखा जो है ब्लेड से चलता है, तो उसी प्रकार घड़ी किससे चलती है दोस्त मेरे? सुई से। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। 64 64 तो 2 बार आ गया भाई, यानी इसमें 76 सॉल्व होंगे। अगला सॉल्व देखिए 65 नंबर को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।
4 का 61 है, 9 का 726 है, तो 6 का क्या बनेगा? तो दोस्त मेरे 4 का 61 है। अब 4 61 कैसे, आपको कुछ क्यूब या स्क्वायर के पास नंबर दिखाई दे रहा है 61 4 का? बिल्कुल 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में से 3 करेंगे 61। उसी प्रकार 9 का क्यूब -3 करिए, 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729 -3 726 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कर दीजिए भाई, 6 का क्यूब -3, 6 का क्यूब कितना होता है सर जी, कोई बता सकता है? 216, 216 में से 3 घटाइए 213। तो कितने लोग का डी ऑप्शन सही है भाई? सबका, उम्मीद करूंगा सही होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। अब इस सवाल का राइट आंसर जो बता देगा उसको समझ जाएंगे कि उस भाई का रीजनिंग में 20 का 20 सवाल आएगा। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। आप बताइए मेरे दोस्तों, सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 24, 25, 75, 80, 560 क्वेश्चन मार्क, बताइए। तो दोस्त मेरे 24, 25, 75, 80, 560 क्या आएगा? 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 75 में 5 जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, 80 7 8 56 गुणा 7। इसमें तो देखिए 1 3 5 7, ये तो विषम संख्या चल रही है। पहले +1 फिर गुणा 3 +5 गुणा 7, यानी भाई इसमें हमें +9 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मैथ का साइन भी तो चेक करना है। प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस, तो 560 में 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 569 आ जाएगा। तो कितने लोग का सी ऑप्शन आएगा? परफेक्ट, सबका सही है भाई, है ना दोस्त मेरे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। एक निश्चित गुण भाषा में गुणन जो है प्लस को दर्शाता है, विभाजन गुणा को दर्शाता है, घटाव जो है घटाव भाग को दर्शाता है, और जोड़ माइनस को दर्शाता है। तो इसे हल करिए। ये समीकरण दिया है भाई, है ना। इस समीकरण में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। चलिए देखिए 30 भाग है, तो भाग क्या दर्शा रहा है? तो कहाँ दिया है भाई? विभाजन जो है गुणा को दर्शा रहा है, तो विभाजन भाग होता है, तो विभाजन की जगह गुणा रखना पड़ेगा। 20 का देखिए माइनस है, तो माइनस क्या दर्शा रहा है? घटाव भाग को दर्शाता है, यानी माइनस की जगह भाग रखना पड़ेगा। 20 प्लस प्लस क्या दर्शा रहा है? गुणन जो है प्लस को दर्शाता है भाई। प्लस किसको गुणन जो है प्लस को दर्शाता है, यानी प्लस की जगह गुणा रखना पड़ेगा क्या? चलिए 10। उसके बाद विभाजन गुणा को दर्शाता है। एक निश्चित गुण भाषा में गुणन प्लस को दर्शाता है, गुणन जो प्लस को दर्शा रहा है, तो गुणन की जगह प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, प्लस किसी को नहीं दर्शाया ना भाई कहीं। गुणन प्लस को दर्शाता है, विभाजन गुणा को दर्शाता है, घटाव भाग को, और जोड़ माइनस। 1 सेकंड भाई, यहाँ पे देखिए जोड़ यहाँ पे लास्ट में दिया है 1 सेकंड। तो यहाँ पे 10 प्लस प्लस किया -10, गुणन जो प्लस को दर्शाता। अब देखिए हमारा समीकरण बन के तैयार हुआ, अब जाके सही हुआ। अब इसमें बॉर्डर बस में लगाइए 30 गुणा 10, 20 का भाग 20 में देंगे क्या भाई? 1 सेकंड भाई, पूरा गलती पूरा गलती। यहाँ पे 20 माइनस वो भाग दर्शा 10 है, यहाँ पे प्लस किसको दर्शा रहा है? जोड़ माइनस को दर्शा रहा है, तो जोड़ की जगह माइनस। 10 के बाद गुणा है, तो गुणन जो प्लस को दर्शाता है। अब देखिए समीकरण सही हुआ। तो 30 गुणा 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार में, -10 + 5, 30 दूना 60 -10 + 5, 5 ये 60 65, 65 में से 10 घटा देंगे तो 55। तो डी ऑप्शन देखिए आ चुका। तो 68 का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 2:8 का मान 2.3 का मान 8 दिया है, कैसे भाई? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसमें लॉजिक लगाइए। जैसे 2.3 यानी भाई इसमें जानते 2 का क्यूब कर दिया है। जैसे पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है, जो भी नंबर उसका क्यूब किया है। तो उसी प्रकार जो 3.4 है, तो इसका हम 3 के पावर 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 पावर 4 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा ना। 3 3 के 9, 9 3 27, 27 81,
सिंपल सा, थोड़ा सा आपको ऐसे भी चेक करना पड़ेगा। आप पॉइंटर ढूंढने चले कैसे हटेगा तो कंफ्यूज जाएंगे। जो पॉइंट के बाद है ना जो नंबर, उसका भाई स्क्वायर या क्यूब किया, दो जितना नंबर उसका क्या किया भाई, पावर करके आंसर हल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है। बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर। देखिए मूव का क्यू एल जी है तो सी एल एम का क्या बनेगा, एम ओ भी ई, मूव है, इसका कोड क्यू एल जी यू है ना। तो एम होता 13, क्यू होता 17, ओ होता 15, एल होता 12, बी होता 22, जी होता 7, ई होता 5 और यू होता 21। लॉजिक लगाइए ध्यान से, बस देखिए आप लोग 13 से 12 क्रॉस देखिए यानी -1 इसमें, 15 17 +2 इसमें, ओके। फिर उसका देखिए 22 से 21 -1 इसमें, 5 से 7 +2 इसमें। क्लियर, सभी को समझ में आया। इसमें लॉजिक क्या लगा है, क्रॉस -1 +2, क्रॉस -1 +2, ये लॉजिक लगाना है भाई प्रश्न में हमें ध्यान से एकदम। जो पूछा है CALM का लॉजिक लगाया जाए। देखिए CALM ऐसे 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 ऐसे, पहले वाले -1 किया है, इसमें +2 किया है, ठीक है। उसके बाद किसमें भाई, पहले वाले -1 यानी इसमें -1, इसमें +2 करना पड़ेगा। देखिए C 3 होता है तो 3 में -1 करेंगे, 2 पे कौन अच्छा रहेगा, बी आएगा। ए होता है 1 में 2 जोड़ेंगे 3 पे कौन होता है, सी होता है यानी सी भी आ जाएगी इधर से। एल 12 में से घटाएंगे 11 पे कौन आता है, के आता है। एम होता है 13 में 2 जोड़ेंगे 15 पे ओ आता है यानी सी बी ओके डी ऑप्शन। तो 70 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है भाई। क्लियर, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। अब इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। 5 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर के एक सम्मुख बैठे हैं। कितनी बार ये सवाल हल हो चुका भाई, एक सीधी पंक्ति है, इसमें 5 मित्र बैठे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए एक एक लाइन को कंप्लीट करिए। ए और बी क्रमशः पंक्ति के सबसे बाएं और सबसे दाएं छोर पर बैठे। भाई साहब सवाल बोल दिया है, ए और जो बी हैं छात्र पंक्ति के सबसे बाएं, यानी सबसे बाएं कौन होगा, ए होगा यानी इधर होगा, और सबसे दाएं कौन होगा, बी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसको देखिए डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी है, बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है, यानी यहाँ पे होगा भाई बी डी आपस में निकटतम पड़ोसी है। सी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो डी का निकटतम पड़ोसी है, यानी दोस्त मेरे सी यहाँ आ जाएगा क्योंकि सी जो डी का निकटतम पड़ोसी, और ए के दाएं से दूसरा है, ए के दाएं से दूसरा, देखिए ए के दाएं से दूसरा भी है। एक मित्र कौन नहीं बैठा, ई नहीं बैठा, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए। कितना आसान सवाल हो गया भाई ये तो। सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान में बैठेगा। अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान में, अंतिम दाएं से, अंतिम दाएं, दाएं इधर होगा, तीसरा सी तो है, यही देखिए पहला पे बी है, दूसरे का पे डी है, तीसरे का पे सी है, यानी सी बैठा, यानी सवाल का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। बहुत आसान सवाल हो गया, इसको तो दूसरा लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ा भाई। क्लियर भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। पोंग NPLH हेट का रिलेशन क्या बनेगा। तो दोस्त मेरे देखिए पोंग PONG, पोंग NPLH, G7 H8 तो +1 इसमें हुआ है, N14 L12 -2 इसमें हुआ है, O15 P16 +1 इसमें हुआ है, P16 N14 -2 यानी -2 +1, -2 +1, ये लॉजिक है। -2 +1, -2 +1 लॉजिक ये है भाई। हेट HATE, जैसे पहले -2 हुआ था ना, +1 -2 +1, H होता 8 में से 2 घटाएंगे 6 पे कौन होता है, F, A होता है 1 1 2, B, T20 20 में से 2 घटाएंगे 18 पे R, E 5 1 6 पे कौन होता है, कौन होता है, F होता है, यानी FBRF यानी ऑप्शन है। तो 72 का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में, बिल्कुल नहीं भाई। चलिए दूसरा सवाल कॉल करते हैं 73 को। इसका मान कितना होगा साथियों। आप 2025 का
प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर उठा के देख लीजिए, हर शिफ्ट में ये सवाल आया है। तो देखिए इसमें हम इसी में हल कर लेते हैं। 48 माइनस, अब 6 का भाग 12 में देंगे 2 आएगा, इंटू 3 है प्लस 26 है। उसके बाद 48 माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा। प्लस 26 प्लस 48 कितना हो जाएगा, प्लस 74। प्लस 74 में 6 घटा देंगे तो 68 हो जाएगा। यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है, 25% की हानि बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्त मेरे, एक कुर्सी 1500 में खरीद रहे हैं 25% की हानि पे, यानी सबसे पहले जब मुझसे खरीदे होंगे तो 100% रहा होगा, 25% घट गया यानी 75 हो जाएगा। अब 100 में से माइनस 25, 75 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, तो 15 गुणे 75 कितना होगा, 15 75 के 5 7, 15 7 105 और 7 12 112, यानी वो कितना होगा 1125 रुपये का होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। यदि d रेशियो ई 3:2 है और d माइनस ई 9 है तो d प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त मेरे अब इस सॉल्व कॉल करिए, जैसे d रेशियो ई बराबर 3:2 दिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि d 3x है, ई 2x है, इतना मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हल करेंगे। तो देखिए जैसे ये पहला लाइन है d माइनस ई बराबर 9 है, तो यहाँ से 3x माइनस 2x कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ। तो आप सभी से d प्लस ई का मान पूछा है ना, यही पूछा है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ से x पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d माइनस ई बराबर 9 है, तो हमने यहाँ पे d रेशियो ई को 3x 2x माना था, सवाल में दिया था। तो 3x माइनस 2x बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, यानी x की वैल्यू 9 आ जाएगा। तो अब देखिए d प्लस ई है, तो d प्लस ई है तो इसका मान कितना होगा, तो यहाँ से 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने कितना निकाला था 9 निकाला, तो कितना हो जाएगा 9 5 45, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए x की वैल्यू आपने निकाला, फिर d प्लस ई में 3x प्लस 2x 5x, अब x की वैल्यू रख दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 5 45। तो साथ ही फाइनली ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट, नहीं 75 में 76 एक अधिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ था। तो बताइए दोस्त मेरे, आपको किसी भी सवाल पे डाउट पेपर से पहले पेपर में, तो उम्मीद करूंगा आपको किसी भी सवाल पे डाउट नहीं हुआ होगा, आपको हर एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। तो साथियों यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लगातार सुबह 8 बजे और एक रात 8 बजे आप सभी को पेपर से पहले पेपर मिलेगा डेली। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको डेली क्लास करनी है। नोटिफिकेशन को आप ऑन किए रहेंगे, क्लास अपलोड हो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट चेक कर लिया होगा भाई, कि जो आपने स्लॉट चेक भरा था वो आपको मिला है नहीं। कई स्टूडेंट तो भाई पहले में स्लॉट बुक किए तो उनको चौथा मिल गया, जो चौथा बुक किए तो पहला मिल गया। एसएससी ये गलत काम किया भाई, बहुत सेशन बनेगा इस पर, तैयार रहेगा। एसएससी को हमें इसको याद दिलाना पड़ेगा। इसका मतलब तो स्लॉट बुकिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ स्टूडेंट को, है ना मेरे दोस्त। लेकिन भाई आपका एग्ज़ाम जब भी आपको तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम इसके चक्कर में छोड़ देंगे। आपको एग्ज़ाम देना है, मेहनत करिए आप लोग, और वो PDF आप अपने पास मंगा लीजिए भाई सभी लोग, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं कौन है इस सेशन के साथ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।